अस्सलाम वालेकुम। यार मोहम्मद को फांसी की सज़ा सुना दी गई और एक हफ्ते के बाद उसे फांसी होनी थी। फांसी के कुछ लम्हे पहले यार मोहम्मद रो रहा था तो जज ने इससे रोते हुए देख लिया। जज ने इससे कहा कि मौत के खौफ की वजह से रो रहे हो। तो यार मोहम्मद ने कहा कि मैं मौत से नहीं डरता, मैं इस बात पे रहा हूँ कि पिछले दिनों मैंने एक बैंक में डाका डाला और वहाँ से 5 करोड़ और 60 लाख रुपए लूटे थे। पैसे घर आके मैंने एक पुराने मॉडल के टीवी के अंदर रख दिए थे और ये बात करके किसी फ़र्द को नहीं बताई थी, हत्ता कि अपनी बीवी को भी नहीं बताया। अब मुझे डर है कि मेरे मर जाने के बाद मेरी बीवी वो टीवी फ़रोख्त कर देगी और इसी तरह मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। यार मोहम्मद को सूली पर लटका दिया गया तो जज इसके घर गया और इसकी बीवी से 10 लाख रुपए में वो पुराना टीवी ख़रीद लिया। घर जाकर इसने एक बंद कमरे में टीवी तोड़कर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि इसके अंदर यार मोहम्मद एक तंदूर पर रोटियां लगाता था। इसका अपना तंदूर था। सुबह सुबह ज़्यादा और फिर रात गए तक इधर रोटियां लगाता रहता। यार मोहम्मद की बीवी इस पर बहुत खफा थी कि तुम घर मुझे और बच्चों को वक़्त नहीं देते, सुबह घर से निकलते हो और रात को आते हो, ऐसे तो नहीं चलेगा। मुझे बहुत खौफ महसूस होता है क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। इसने अपनी बीवी को समझाया कि मैं तुम्हारे और अपने बच्चों की खातिर ये कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरे जिस्म में ताकत बाकी है। मैं इस वक्त मेहनत मजदूरी करके रोज़ी कमा सकता हूँ, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो मुझसे ये काम इतने लंबे अरसे तक नहीं होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर कुछ पैसा इकट्ठा कर लूँ ताकि इनकी पढ़ाई और मुस्तकबिल में होने वाले अखराजात पूरे हो सकें। एक रात यार मोहम्मद अपना तंदूर बंद करके वापस घर आ रहा था तो इसने सड़क पर एक अजीब मंजर देखा। इसने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी और इसकी टांगें हिल रही हैं। यार मोहम्मद ने सोचा कि शायद आदमी को कुछ हो गया है, इसकी तबीयत ठीक नहीं, शायद इसे मेरी मदद की ज़रूरत होगी। मगर वो जैसे ही आदमी के करीब गया तो इसकी रूह लर्ज़ गई, क्योंकि आदमी के मुंह से खून बह रहा था। इसके सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया था। आदमी मुंह से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था मगर अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे थे। इसके होंठ कांप रहे थे। यार मोहम्मद इस आदमी की मदद करना चाहता था। इसने हिम्मत करके इसके सीने से वो खंजर निकाला और फिर आदमी को सहारा देकर उठाना चाहा कि वहाँ से पुलिस की गाड़ी गुजरी। पुलिस वालों ने यार मोहम्मद को इस हाल में देखा कि इसके हाथ में खून से लथपथ खंजर था और आदमी इसके सामने पड़ा था। यार मोहम्मद की बदकिस्मती ये थी कि इस आदमी की जान इसकी गोद में ही निकल गई। पुलिस गाड़ी से उतरी और फौरन ही यार मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। वो चीखता चिल्लाता रहा कि मैं तो इस शख्स की मदद कर रहा था, लेकिन उन्होंने इसकी कोई बात ना सुनी और किसी बात पर यकीन ना किया और उसे पकड़ते हुए गाड़ी में डाला और सीधा जेल ले गए। लाश विरसा के हवाले कर दी गई। यार मोहम्मद को 302 के केस में जेल में डाल दिया गया। यार मोहम्मद की बीवी तक जब ये खबर पहुंची कि इसके शौहर के हाथों एक कत्ल हुआ है तो इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो खौफ से कांपने लगी, अपना सर पीटने लगी। इसे खुद से ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों की फ़िक्र लाहक थी कि इनका क्या बनेगा। इसकी बीवी अपने शौहर से मुलाकात के लिए आई तो यार मोहम्मद ने रोना शुरू कर दिया। इसने अपनी बीवी को इस बात का यकीन दिलाया कि तुझे तो पता है कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किया। वो आदमी ज़ख्मी हालत में वीरान सड़क पर पड़ा हुआ था। मैंने इस शख्स की मदद करनी चाहिए मगर उल्टा मुझे कातिल समझकर इन लोगों ने पकड़ लिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी बेगुनाही का सबूत कैसे दूं। वो आदमी भी अब इस दुनिया से चला गया जो मेरी बेगुनाही का वाह सबूत था। बीवी ने इसे तसल्ली दी कि तुम फिक्र मत करो, मैं एक वकील साहब को सारा माजरा बयान करती हूँ। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, गरीबों की मदद करने वाले हैं। वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे, वो तुम्हारा केस लड़ेंगे। यार मोहम्मद की बीवी वकील साहब के घर गई। वकील साहब ने इसकी पूरी कहानी सुनी और इसे इस बात का यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारे शौहर का केस लड़ूंगा और वो भी मुफ्त में, बगैर किसी मुआवजे के। कुछ अर्सा के बाद यार मोहम्मद की अदालत में पेशी हुई।
تو جج صاحب نے وکیل کے دلائل سنے۔ وکیل صاحب نے جج کو قائل کرنے کی کوشش کی اور اسے ساری حقیقت بتائی، مگر بدقسمتی سے تمام ثبوت یار محمد کے خلاف ہی جا رہے تھے۔ جج نے اپنا فیصلہ یار محمد کے خلاف محفوظ کر لیا۔ یار محمد کے لیے پھانسی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ اب یار محمد کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ نہیں زندہ بچ سکتا۔ اس کے گنے چنے زندگی کے باقی دن اب پورے ہو چکے ہیں۔ آدھی رات کو جج صاحب اپنے گرم گرم بستر میں گھر میں سو رہے تھے کہ گھر کے ملازم نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ جج صاحب اپنے ملازم پر وہ ناراض ہوا کہ رات کے اس پہر تم نے مجھے نیند سے بیدار کیوں کیا؟ ملازم نے کہا کہ جناب آپ مجھ سے خفا مت ہوں، گھر کے چوکیدار نے مجھے بتایا ہے کہ کوئی عورت آپ کے گھر کے گیٹ کے باہر بیٹھی ہے۔ چوکیدار نے اسے بھگانے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے کہا کہ میں جج سے ملے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ سردی کی شدت کی وجہ سے کہیں عورت مر نہ جائے، اس لیے آپ کو جگایا۔ آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ اس عورت سے ملنا چاہیں گے یا پھر اسے سردی میں مرنے دیا جائے؟ جج نے غصے سے کہا کہ مرتی ہے تو مر جانے دو، میں نے تو اسے نہیں بلایا تھا، آدھی رات کو مجھ سے ملے۔ ملازم نے چوکیدار سے کہا کہ صاحب اس وقت کسی سے نہیں مل سکتے، لہٰذا اس عورت سے کہو کہ وہ واپس چلی جائے۔ عورت نے کہا کہ میں صبح تک ادھر ہی بیٹھی رہوں گی۔ جج نے دل میں سوچا کہ کہیں عورت ضد میں آ کر گیٹ کے سامنے ہی نہ رات گزار دے اور مر جائے۔ وہ اپنے بستر سے اٹھا اور عورت سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ رات کے اس پہر تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ یار محمد کی بیوی نے کہا کہ جج صاحب میرا شوہر بے گناہ ہے، آپ نے اس کے خلاف اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ میرا اس دنیا میں اپنے شوہر کے علاوہ اور کوئی نہیں، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے اور میں لاوارث ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد اس نے جج کو سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح میرا شوہر سڑک کے کنارے ایک زخمی کی مدد کرنے گیا اور کس طرح پولیس والوں نے اسے موقع پر پکڑ لیا۔ جج نے یار محمد کی بیوی سے کہا کہ میں اس بات کا وعدہ تو نہیں کرتا کہ تمہارا شوہر بچ جائے گا، مگر میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ عورت واپس چلے گئی اور جج ساری رات نہ سو سکا۔ اسے بار بار اس عورت کا افسردہ چہرہ پریشان کر رہا تھا۔ اگلے دن جج صاحب نے یار محمد سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ سچ سچ بتاؤ، تم نے زندگی میں ایسا کیا کیا کہ تم اس کیس میں بری طرح پھنس چکے ہو؟ کیا زندگی میں تم سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ کیا تم مجھے حقیقت بتا دو، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ یار محمد نے رو کر کہا جج صاحب ویسے تو میں نے زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، مگر ایک دفعہ مجھ سے ایک غلطی ضرور ہوئی۔ غلطی کے فوراً بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا تھا، مگر وقت میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور میں اپنی غلطی کا ازالہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنے تندور پر روٹیاں لگا رہا تھا، گاہکوں کی لمبی قطار روٹیاں لینے کے لیے کھڑی تھی۔ میں گاہکوں کو روٹیاں دینے میں مصروف تھا کہ ایک بلی گوندے ہوئے آٹے میں گھس گئی۔ اس نے نہ صرف میرا آٹا خراب کیا بلکہ کچھ روٹیوں کو بھی ستیہ ناش کر دیا۔ مجھے کام کی تھکاوٹ پہلے سے ہی تھی، اوپر سے بلی نے میرا نقصان کیا۔ میں نے غصے میں آ کر بلی کو پکڑا اور تندور میں ڈال دیا۔ بلی کی چیخیں سن کر میں خوف سے کانپنے لگا۔ مجھے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے جلتے ہوئے تندور میں ہاتھ ڈال کر بلی کو نکالنا چاہا، مگر میرا ہاتھ تو جل گیا، لیکن بلی باہر نہ آ سکی، وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اس نے جج صاحب کو اپنا جلا ہوا ہاتھ بھی دکھایا۔ یہی میری زندگی کی واحد غلطی ہے جس نے مجھے خوف میں مبتلا کیے رکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے میں آج اس مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔ جج نے کہا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تمام گواہوں کی موجودگی میں تم بری طرح اس کیس میں پھنس چکے ہو۔ میرا نہیں خیال کہ تم بچ جاؤ گے یا تمہارے بچنے کی کوئی امید باقی ہے۔ یار محمد جج کے یہ الفاظ سن کر حیران رہ گیا۔ پھانسی سے ایک دن قبل وہ داڑھیں مار مار کر رو رہا تھا۔ جج نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو کہا کیا موت کے خوف کی وجہ سے اتنا رو رہے ہو؟ یار محمد نے کہا نہیں جج صاحب، مرنا تو ایک دن سب نے ہے ہی۔ رو میں اس لیے رہا ہوں کہ مفلسی سے تنگ آ کر میں نے ایک بینک میں ڈاکہ مارا تھا۔
5 करोड़ 60 लाख की रकम लूट कर घर आया था। बीवी से छुप कर मैंने वो रकम कबाड़ खाने में पड़े एक पुराने मॉडल के टीवी में डाल दी थी। अपनी बीवी को मैंने नहीं बताया था कि कहीं वो राज की कच्ची औरत है, इसके पेट में कोई बात नहीं ठहरती। अब जबकि मुझे थोड़ी ही देर में फांसी होने वाली है तो मुझे इतना वक्त भी नहीं दिया जा रहा कि मैं अपनी बीवी को बता सकूं कि वो पुराना टीवी हमारे लिए कितना अहम है। वो इसे तोड़कर इसमें से पैसे निकाल ले। चाई ने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ये काम मैं खुद करूँगा। अब मैं इतनी तो मदद तुम्हारी कर ही सकता हूँ। यार मोहम्मद ने चाचा का शुक्रिया अदा किया। फजर के वक़्त यार मोहम्मद को सूली पर लटका दिया गया और सुबह सुबह ही चाचा ने अपने कुछ मुलाजमों को यार मोहम्मद के घर भेज दिया। उन्होंने यार मोहम्मद के घर पर दस्तक दी तो इसकी बीवी दरवाजे पर आई। एक मुलाजम ने औरत से कहा, जी हम ओल्ड कल्चरल डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं। आपके घर में मौजूद जो भी पुरानी चीज़ें हैं हम वो चीज़ अच्छी कीमत पर आपसे ख़रीदने आए हैं। औरत ने कहा कि हमारे घर में 3 पुरानी चीज़ें हैं, एक लालटेन है, एक टीवी है और एक पियानो भी है, मगर मैं ये चीज़ें फ़रोख्त नहीं करना चाहती। ये कहते हुए औरत ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुलाजमों ने जज को कॉल की और कुछ देर बाद दोबारा दरवाजे पर दस्तक दी। औरत से कहा, 4 लाख हम पियानो के देंगे, 5 लाख में हम टीवी ख़रीदने के लिए तैयार हैं और 2 लाख में लालटेन भी ले लेंगे। अगर सौदा मंजूर है तो बताओ। औरत ने दोबारा दरवाज़ा बंद कर दिया और इन्हें कोई जवाब ना दिया। मुलाजमों ने दोबारा जज को कॉल की कि औरत नहीं मान रही। जज ने कहा कि मान जाएगी, तुम चीज़ों के रेट बढ़ा दो। मुलाजमों ने तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। औरत ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा, पियानो का 10 लाख देंगे, टीवी 12 लाख में और 5 लाख लालटेन का मिलेगा। अगर सौदा मंजूर है तो बताओ। औरत ने कहा, ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है, मगर पहले फिर पैसे फिर चीज़ें आपके हवाले करूंगी। मुलाजमों ने औरत को 27 लाख रुपए अदा किए और इसे पियानो, लालटेन और टीवी लेकर आए और जज साहब के हवाले किया। जज ने लालटेन और पियानो मुलाजमों को दे दी और टीवी लेकर बंद कमरे में आ गए और इसे तोड़ना शुरू कर दिया। मगर इसके टीवी के स्क्रीन के पीछे 2 मरे हुए चूहे पड़े हुए थे। जज अपना सर पकड़कर इधर ही बैठ गया और दिल में सोचा कि मरने वाले यार मोहम्मद ने मरते वक्त मुझे चूना लगाया है और अपनी बीवी और बच्चों के लिए सारी उम्र के खर्चे का बंदोबस्त कर लिया। इसलिए ही कहते हैं कि लालच बुरी बला है।